हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। पदार्थ चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट 2 के साथ हम लोग 100 सवाल पूरे कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि टोटल 100 MCQ जो है मैं आपको करवाऊंगा इस वाले चैप्टर के अंदर, और इस पार्ट 2 के साथ 100 सवाल हमारे पूरे हो जाएंगे। NCERT कंप्लीट NCERT इस 100 सवाल के साथ आपका रिवाइज हो रहा है, और उसके बाद एग्जाम्पलर जो इस चैप्टर का एग्जाम्पलर है उनके भी सारे प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तो इन 100 प्रश्नों को देखने के बाद अगर आप अच्छे से देख लेते हैं इस चैप्टर से, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अगर सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो नहीं छूटेगा, आप उसको सही सही करके आएंगे और इससे बाहर आ जाए उम्मीद बहुत कम है उम्मीद कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 सवाल आप ये पूरे कर लेते हैं तो बिंदास रहिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने 50 तक पूरे किए थे प्रश्नों को, आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 51 से स्टार्ट करते हैं, पिछले वाले को ही कंटिन्यू करते हैं। वाष्पीकरण क्या है? तो मैंने आपसे कहा था वाष्पीकरण का मतलब होता है द्रव का भाप में बदलना। द्रव का कोई द्रव है इसका भाप में बदलना या फिर बोल दो गैस में बदलना। लेकिन ये जो काम है ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक जो होता है, उससे कम ताप पर भी संभव है और बॉइलिंग पॉइंट पर भी संभव है। यानी जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, उल्टा मैंने लिख दिया यहां पर। जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट के बराबर भी हो सकता है। तो इस वाले केस में तो हम क्वथन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथन बोलते हैं, उबलना बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, या फिर इसी को सिंपली हम लोग वाष्पन भी बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना, जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो भाप में बदलता है तो हम उसको उबलना बोलेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वो अगर भाप में बदलता है तो उसे हम लोग जल का वाष्पीकरण बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है वाष्पीकरण के बारे में? ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में यहां जो कथन है ये वाष्पीकरण से संबंधित है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। द्रव के सभी कणों के पास समान ऊर्जा होती है, गलत हो जाएगा। द्रव के सभी कणों के पास समान ऊर्जा होती है, ये चीज होता है क्वथन में। ये अंतर है, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन जो है गलनांक पे होता है, माफ करिएगा क्वथनांक पे होता है, और वाष्पीकरण जो है क्वथनांक से कम ताप पर होता है। क्वथन में यानी जब जल उबलता है तो जल के सारे कणों के पास जो है समान ऊर्जा होती है, जबकि वाष्पीकरण के केस में जल के सतह पर जो कण होते हैं या फिर जो अणु होते हैं उनके पास अधिक ऊर्जा होती है, बाकी सबके पास कम ऊर्जा होती है। तो ये जो कथन है ये गलत है। केवल सतह के कुछ कणों के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वे वाष्पित हो सके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाई जब उबलना होता है, क्वथन होता है, तब जल के सारे ही कणों के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वाष्पीकरण के केस में ऐसा नहीं होता है। वाष्पीकरण के केस में क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि द्रव है, तो जो सतह के जो कण होते हैं केवल इनके पास ही उतनी ऊर्जा होती है कि ये वाष्प में कन्वर्ट हो पाए, गैस में कन्वर्ट हो पाए। राइट, वाष्पीकरण केवल उच्च तापमान पर होता है, गलत हो जाएगा। वाष्पीकरण निम्न ताप पर भी संभव है। वाष्पीकरण केवल ठोस में होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, बी हमारा राइट आंसर। वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है? एक तो मैंने आपको बताया वाष्पीकरण जो है क्वथनांक से कम ताप पर होता है और क्वथन जो है क्वथनांक पर होता है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, क्वथन पूरे द्रव में, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, क्वथन पूरे द्रव में। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जैसे मान लीजिए कि जल है, अगर जल का ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब कि क्वथनांक से कम है, तो केवल सतह के जो अणु होते हैं, सतह के जो कण होते हैं, केवल इनके पास ही उतनी ऊर्जा होती है कि गैस में कन्वर्ट हो पाए।
लेकिन मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, वैसे केस में जल के सारे कणों के पास जो है उतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो उबलना पूरे जल का होता है, उबलना पूरे जल का होता है, लेकिन जो वाष्पीकरण है केवल सतह पे जो अणु होते हैं केवल उसका होता है। इसे बोलते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली घटना है, जबकि क्वथन जो है पूरे द्रव में होने वाली घटना है, पूरे द्रव्यमान में होने वाली घटना है। वाष्पीकरण क्वथनांक से कम ताप पर होता है। ये स्टेटमेंट भी भाई सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्वथन में बुलबुले बनते हैं, वाष्पीकरण में नहीं, ये भी सही है। सारे के सारे सही है, उपरोक्त सभी। डी हमारा राइट आंसर। अच्छा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं जिनके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे आप कप में चाय पीते हो, अगर उसी चाय को अगर आप प्लेट में पियोगे तो प्लेट में जो आप चाय पिएंगे वो चाय जो है ठंडी रहेगी, कप में पिएंगे वो गर्म रहेगी उसके रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब आप प्लेट में चाय लेते हो तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लीटर पानी जो है इस वाले बर्तन में लिया, 1 लीटर पानी आपने इस वाले बर्तन में लिया और 1 लीटर पानी आपने इस वाले बर्तन में लिया, तो सतह का क्षेत्रफल जो है इस वाले केस में ज्यादा है। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की दर है वो अधिक होगी। इस वाले केस में तुलनात्मक रूप से वाष्पीकरण की दर जो है वो कम होगी, राइट। तो सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम कपड़े को फैलाकर इसीलिए रखते हैं ताकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए और कपड़े से जो जल है उसका वाष्पीकरण तेजी से हो जाए। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो भी वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या होता है, कणों के पास गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो तेजी से गति करके जो है भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक गतिज ऊर्जा जो है वो मिलती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। टेम्परेचर बढ़ने से कणों को जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है जिससे वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद देखो वायु की गति, विंड की स्पीड जो होती है, तो तेज हवा वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है क्योंकि यह जलवाष्प को दूर ले जाती है। उसके बाद है आर्द्रता। देखो ये वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का काम करता है, ये भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का काम करता है, ये भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन जो आर्द्रता है ये वाष्पीकरण की दर को कम करने का काम करता है। क्योंकि आर्द्रता का मतलब मौसम आर्द्र है, मतलब वायुमंडल में ऑलरेडी जलवाष्प की मात्रा अधिक है। अगर वायुमंडल में पहले से जलवाष्प की मात्रा अधिक है, वैसे में और ज्यादा जल जो है वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वायुमंडल है और ज्यादा जल को वाष्प के रूप में होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाती है, ठीक है। हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। पहले से वायुमंडल का जो है, पहले से जो हवा है भाई, जो उसका पेट है भरा हुआ है जलवाष्प को लेकर के, तो और ज्यादा जलवाष्प जो है वायु नहीं ले पाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाने का कारण क्या है? तो सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्यों बढ़ती है? तापमान बढ़ने से कणों के पास जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, कणों के पास जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में पहले से ही अधिक जलवाष्प होने पर वाष्पीकरण की दर का क्या होता है? तो पहले से जलवाष्प अगर ज्यादा है, यानी कि मौसम आर्द्र है, वैसे केस में वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तेज हवा में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि वायु की गति अधिक होने से वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि हवा जलवाष्प को कपड़ों से हटाती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इस पूरे रीजन में जो है जलवाष्प है, अगर तेज हवा जब आती है तो उस जलवाष्प को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाती है, तो यहाँ का एरिया जो है फिर से यहाँ पर जलवाष्प की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर इस आसपास में वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों महसूस होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों महसूस होती है? अच्छा, वाष्पीकरण में हो क्या रहा है? हो तो यही रहा है कि जो द्रव है ये गैस में
कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए ऊष्मा तो चाहिए, इसके लिए ऊष्मा तो चाहिए। ये ऊष्मा जो है द्रव से ही लिया जाता है, जिसके कारण इस द्रव का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और ये ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा है। भाई द्रव को गैस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो ऊष्मा चाहिए गुप्त ऊष्मा है ना, अवस्था में परिवर्तन है ये। तो जो वो गुप्त ऊष्मा चाहिए वो द्रव से ही, द्रव जो है अपने आसपास से ही लेता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, राइट। नेल पॉलिश हटाने वाला द्रव जैसे कि एसीटोन, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर एसीटोन, इसी को प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो एसीटोन हाथ पर गिरने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? एसीटोन जब हाथ पर गिरता है तब ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि एसीटोन का होता है वाष्पीकरण, एसीटोन का होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए तो वो आपके हाथ से ही लिया जाता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। तो एसीटोन के कण वाष्पीकृत होकर हाथ से ऊर्जा लेते हैं, है ना, वाष्पीकृत होकर हाथ से ऊर्जा लेते हैं, या फिर बोल दो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा जो है वो हाथ से लेते हैं, ऊष्मा जो है हाथ से लेते हैं। लोग गर्मियों में घर की छत पर पानी क्यों छिड़कते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है, पानी वाष्पीकृत होगा तो उस वाष्पन के लिए, उस वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा है वो छत के सरफेस से ही लिया जाएगा। इसी कारण से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा छत को ठंडा करती है। जो ये गुप्त ऊष्मा ली जाएगी वो छत के, जो छत है, जो सरफेस है वहीं से ली जाएगी, जिसके कारण जो छत है वो ठंडा हो जाएगा। देखो कहीं से अगर ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाएगा तो वो चीज़ ठंडा हो जाएगा। आपके बॉडी से अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो आपका बॉडी जो है ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का कारण क्या है? तो गर्मियों में सूती कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं? सूती कपड़े जो होते हैं वो पसीने को अच्छे से अवशोषित करते हैं। फिर जब उस पसीने का वाष्पीकरण होता है, ठीक, जब उस पसीने का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। मान लीजिए सूती कपड़ा है, वहां से पसीने का वाष्पीकरण हुआ तो कपड़ा भी जो है ठंडा हो जाएगा और उससे हमारा जो बॉडी है कांटेक्ट में होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े पसीना सोखते हैं और वाष्पीकरण से शरीर को ठंडक देते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फीले पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा है कि एक ग्लास लिया है और इसमें आपने डाल दिए हैं बहुत सारे आइस क्यूब्स, ठीक है। या फिर मान लो ना कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक निकाला फ्रिज से और उसको आपने डाल दिया कमरे में, तो आप देखते होंगे कि सरफेस पे जो है जल की बूंदें ऐसे दिखाई आपको पड़ती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बोतल है उससे, उसके अंदर से पानी जो है बाहर आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो कैसे हुआ ये चीज? जो कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, जो भी कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है या फिर बर्फीले पानी से भरा जो ग्लास जो है वो जो रखा हुआ है, उसके आसपास चारों तरफ क्या है? एयर है, एयर है। इस एयर में क्या है? वाटर है, वाटर है, लेकिन गैस के फॉर्म में, ठीक है, गैस के फॉर्म में, ठीक। वाटर जो है गैस के फॉर्म में है, यानी जलवाष्प है, जलवाष्प है। और जब ये जलवाष्प इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो ये जल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां पर क्या होता है? संघनन होता है। जो वाष्प है अगर ये द्रव में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो यही चीज होता है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाती है। सी हमारा राइट आंसर। 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। 373 डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो केल्विन में आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 373 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन, 646 केल्विन। ए हमारा राइट आंसर। नेफ्थलीन का समय के साथ गायब हो जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे उन सारे पदार्थों का जो ऊर्ध्वपातित होते हैं,
जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहां मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, ठीक है, और कपूर है, ये सब एग्जाम्पल है। तो नेफ्थलीन हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, हीट प्राप्त करके ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कणों के बीच आकर्षण के बढ़ते क्रम में वस्तुओं का सही क्रम। कणों के बीच आकर्षण के बढ़ते क्रम में वस्तुओं का सही क्रम। तो कणों के बीच आकर्षण की अगर हम बात करते हैं, जो आकर्षण बल की हम बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा तो ठोस के केस में होता है, उससे कम द्रव के केस में होता है, और सबसे कम गैस के केस में होता है। तो देखो इसमें देखो इसमें देखो कि ठोस कौन सा है, तो चीनी ठोस है, इसमें कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक हो जाएगा। जल जो है अपने आप में द्रव है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होगा, और ऑक्सीजन गैस से सबसे कम इसमें होगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने आपसे कहा था कि जो जल है, जल जो है अपने ठोस के रूप में भी होगा और द्रव के रूप में भी होगा। हम बात कर रहे हैं जल के लिए, ठीक है, जल के लिए। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो द्रव अवस्था में होगा और गैसीय अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। अगर मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 के बीच में है, वैसे केस में जल की अवस्था द्रव है। अगर 0 से कम है वैसे में ठोस है, अगर 100 से ज्यादा है वैसे में गैसीय है। लेकिन अगर 0 है तो ठोस और द्रव दोनों, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो द्रव और गैस, यानी ये दोनों स्टेट जो है एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे मान लीजिए कि आपने बर्फ ले रखा है एक गिलास में, तो जब तक पूरा बर्फ पिघल ना जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास है उसमें बर्फ लिया हुआ है, तो बर्फ तो धीरे धीरे पिघलेगी, उसमें पानी भी होगा, बर्फ भी होगा। तो जब तक कि पूरा के पूरा बर्फ पिघल नहीं जाती है, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो यही चीज यहाँ पर कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस और द्रव, यानी कि जो बर्फ है और पानी, ये एक साथ आपको मिलेंगे, और इस वाले केस में जो पानी है और जो भाप है एक साथ आपको मिलेंगे। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 273 केल्विन पर बर्फ और जल में कौन अधिक ठंडा महसूस होता है और क्यों? आपके पास बर्फ है और जल है, दोनों का टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है, बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें मालूम है कि बर्फ को हम ऊष्मा देंगे तब जाकर के ये जल में कन्वर्ट होगा। और हम ये भी जानते हैं कि अवस्था में परिवर्तन एक समतापीय प्रक्रिया है, यानी तापमान समान रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ग्लास है, उसमें बर्फ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब पूरी की पूरी बर्फ जब तक पिघल नहीं जाएगी, टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, उसको आप जल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप हीट देंगे। जब आप हीट देंगे तो बर्फ जो है वो पिघल करके जल में बदलना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है पूरे मिक्सचर का वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप कि ये जल आपको कब मिला है? ये जल तो आपको तब मिला है ना जब आपने हीट दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि जल का तापमान भले ही 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके पास ऊर्जा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हमने बर्फ को हीट किया तब जाकर के जल मिला है। टेम्परेचर भले ही सेम है, लेकिन हमने हीट दिया तब तो जाकर के जल बना। तो जल के पास क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा है एक्स्ट्रा, ठीक है, जल के पास जो है गलन की गुप्त ऊष्मा है। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के पास अधिक ऊर्जा है बर्फ की तुलना में, यानी बर्फ के पास कम ऊर्जा है। इसीलिए 273 केल्विन पर बर्फ और जल में से जो अधिक ठंडा हमें महसूस होने वाला है वह है बर्फ, क्योंकि यह अतिरिक्त ऊष्मा सोखती है नहीं,
क्या है 273 केल्विन पर बर्फ और जल में से कौन अधिक ठंडा महसूस होता है और क्यों? तो इसका कारण है बर्फ, क्योंकि यह अतिरिक्त ऊष्मा सोखती है, ये हम बोल सकते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ क्योंकि यह अतिरिक्त ऊष्मा सोखती है। हम अगर हाथ पर बर्फ डालते हैं, ठीक है, हाथ पर हम बर्फ डालते हैं तो बर्फ जो है पिघलना शुरू कर देती है। तो पिघलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो तो आपके हाथ से लिया जा रहा है ना, आपके हाथ से लिया जा रहा है, इसीलिए आपको जो है ठंडक महसूस होती है, क्योंकि बर्फ के पास अभी कैपेसिटी है गलन की गुप्त ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने की, ताकि वो जल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बर्फ क्योंकि यह अतिरिक्त ऊष्मा जो है सोखती है। उबलते जल या भाप में से किससे जलन अधिक होती है? तो जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर आप सीधा याद रखो कि कोई द्रव जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा अपने क्वथनांक पे, राइट। तो यहां पर जल है, तो ये जल अगर ये भाप में कन्वर्ट हो रहा है तो नो डाउट अपने क्वथनांक पर हो रहा होगा, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तब ताप में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जो जल है ये भाप में कन्वर्ट हुआ तो सीधी सी बात है ऊष्मा तो इसने एब्जॉर्ब किया होगा, अवशोषित तो इसने किया होगा। तो मान लीजिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए उसके क्वथनांक पर मैंने आपको बताया था कि 540 कैलोरी जो है ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। तो इस जल ने 540 कैलोरी ऊष्मा एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किया, तब जाकर के ये भाप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 1 ग्राम, ये जो 1 ग्राम जल है इसने 540 कैलोरी ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, तब जाकर के ये भाप में कन्वर्ट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो भाप है इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, भले दोनों का टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये भाप तो हमें तब मिला है ना जब 540 कैलोरी ऊष्मा इसने एब्जॉर्ब किया है इस जल ने। तो हम बोल सकते हैं कि भाप के पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, ये 540 कैलोरी क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो इस भाप के पास ये 540 कैलोरी यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब इसके पास है एक्स्ट्रा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, इसीलिए जो भाप जो है वो ज्यादा जलन देता है, राइट, भाप से, क्योंकि इसमें अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप के पास जो है एक्स्ट्रा एनर्जी होती है गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, फिर भी भाप के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है लेटेंट हीट के फॉर्म में, गुप्त ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित परिस्थितियों का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और यहां देखो मैंने एग्जाम्पलर लिखा है, तो जहां पर भी आप एग्जाम्पलर देख लेना, ब्रैकेट में समझ जाना कि एग्जाम्पलर क्या क्वेश्चन है ना, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इस चैप्टर के लिए, वहां से सारे प्रश्न हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रश्न जो है पूछे गए थे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। तो देखो विसरण की दर हम जानते हैं तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। अगर हम वाष्पन की बात करते हैं, जस्ट हम लोगों ने देखा था वाष्पन वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। गैसों का संपीड़न, गैस को संपीड़ित करने के लिए, गैस को संपीड़ित करने के लिए दाब को बढ़ाया जाता है, ताप को कम किया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प तो नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। यहां पर देखो वाष्पन ठीक है, गैसों का संपीड़न यहां भी है तो ये विकल्प भी नहीं होगा, गैसों का संपीड़न यहां भी है तो ये विकल्प नहीं होगा। अच्छा, यहां पर विलयता हो जाएगा। ठीक है, विलयता, यहां से 9 उड़ा दो, विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, तो गैसों का संपीड़न नहीं होगा। वाष्पन है, विसरण है, गैसों का प्रसार, गैसों का फैलना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों की जो गतिज ऊर्जा, गैस के जो कण हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उनके कण जो है दूर भागेंगे, गैस फैलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें देखो यहां भी विलयता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से विलयता बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से विलयता बढ़ती है, यानी तापमान बढ़ाओगे तो घोलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, लेकिन गैसों का संपीड़न यहां पर है, इसलिए ये विकल्प भी हमारा कटता है। बाकी ये तीनों जो है बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। आंसर हमारा यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, विसरण की दर बढ़ती है और गैस फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जहां जहां एग्जाम्पलर देख लेना, समझ जाना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चंस हैं। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब को विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर के किसी विशिष्ट परिस्थितियों में, स्पेसिफिक कंडीशन में गैस को द्रवित किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्र के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई, भूल गई, कंफ्यूज कर गई वो कि भाई मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, वो विशिष्ट परिस्थितियां क्या है जिसके तहत गैस को द्रवित किया जा सकता है। ये जो सीमा है ये अपने फ्रेंड्स को जब बता रही थी तो भूल गई। द्रवण के लिए यानी कि गैस को द्रवित करने के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि गैस को द्रव में कन्वर्ट करना है तो क्या हो सकता है भाई, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जा सकता है, प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है ताकि गैस के जो कण होते हैं पास पास आ जाए जितने कि लिक्विड के केस में होते हैं, और टेम्परेचर को कम किया जा सकता है ताकि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाए। तो हम बोलेंगे उच्च दाब और निम्न ताप। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, उच्च दबाव निम्न ताप, उच्च दबाव निम्न ताप। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए यही चीज किया जाता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज किया जाता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, यानी जो तरल होते हैं उनमें बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल गैस तरल के समान व्यवहार करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तरल के बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो तरल है वो उसमें है द्रव और गैस, क्योंकि जो द्रव है और जो गैस होते हैं इन दोनों में बहने की टेंडेंसी होती है, जिनमें बहने की टेंडेंसी है उसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिस्थिति के कारण वह ठंडा हो जाता है। जैसे जल को हम लोग गर्मी के मौसम में घड़े में भी रखते हैं और घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। कारण क्या होता है, जो घड़ा होता है मिट्टी से बना जो घड़ा होता है उसमें होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों से जो जल है इसका वाष्पीकरण होता रहता है, जो जल है इसका वाष्पीकरण होता रहता है, यानी जो जल है इसका वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। ये जो गुप्त ऊष्मा है ये जल जो है ये जो गुप्त ऊष्मा है ये जल से ही लिया जाता है। जल के जो कण हैं अपने आसपास के कण से ऊष्मा लेकर के जो सतह के जो कण होते हैं वो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जल का जो तापमान है वो गिर जाता है। तो वाष्पन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण या फिर वाष्पन के कारण ऐसा होता है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो नमक जो है ठोस है, रस जो है द्रव है और वायु गैस है। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर गैस है, जल द्रव है, शक्कर जो है ठोस है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आकर्षण बल जो है शक्कर के कणों के पास है, उससे कम जल के कणों के पास है और सबसे कम ऑक्सीजन के कणों के पास है। 25 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है और 66 डिग्री सेल्सियस है। इन सब को केल्विन में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है। तो 25 में हम 273 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन आएगा, जो कि हर जगह यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 38 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 7 3 10 से 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 311। ठीक, 66 डिग्री सेल्सियस को 273 में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और 2 और 1 हासिल 3।
तो यहाँ पर 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। इसे तो हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। गैस का सीधे ठोस में कन्वर्ट होना निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखो, वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण जो है ये कहलाता है निक्षेपण। आप निक्षेपण जो है यहां पर लिख लो। निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर निक्षेपण जो है लिख लेना। डाई इथाइल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांकों को केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है? तो फिर से वही काम करना है भाई। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देंगे। 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और एक हासिल है और ये 3 हो जाएगा। 56 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 जोड़ेंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 2 और 1 3। उसके बाद 118 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम 273 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 7 8 9 और ये 391। तो 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391। 308, 329 और 391, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण की दर जो है कब बढ़ेगी। तो मैंने अभी हम लोगों ने अभी देखा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, राइट? हाँ, सही है। जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी गलत हो जाएगा। जल में नमक मिलाना गलत हो जाएगा। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, जल का अधिक खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना खुला होगा वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ेगी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? यानी कणों के बीच की दूरी जो है किन परिस्थितियों में बढ़ेगी? कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस हो, उनके कणों के बीच, कण यहां पर क्या है, अणु है, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे तो कण जो है वो पास पास आ जाएंगे ना, दूरी बढ़ेगी नहीं घटेगी। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, यहाँ ये सही है, आपने बंद कंटेनर में गैस को रखा था, अब क्या हुआ, रिसाव हो गया। जब रिसाव हो गया तो ये जो कण है, गैस के कण है, अब वो वायु में फैल जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो ये तो सही है। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये भी सही है। अगर आप कंटेनर का आयतन बढ़ा देंगे, है ना, कंटेनर का अगर आप आयतन बढ़ा देंगे, अब आपने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया और इन सारे गैसों को आपने इसमें डाल दिया, तो अब पूरे कंटेनर में गैस फैल जाएंगे, उनकी दूरी जो है, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, तो अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर कोई दूरी जो है कणों के बीच नहीं बढ़ेगी, है ना। इसमें आप और ज्यादा हाइड्रोजन मिला देंगे तो दूरी काहे की बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। दूरी कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। दूरी कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगी नहीं। तो 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 तथा 3, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विचाराधीन जल के नमूने का क्वथनांक सामान्य ताप एवं दबाव पर 102 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। क्या जल शुद्ध है? क्या यह जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा? वीवीआई मार्क कर देना आप। इस तरह के सवाल बीपीएससी के एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। जो आपका शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, उसका 1 एटीएम प्रेशर पे, 1 वायुमंडलीय दाब पर
जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम जानते हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहां पर जो जल है, जल जो है देखो ये 1 एटीएम दाब पर है, 1 एटीएम पर है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि हमने जो जल का नमूना लिया ना, उसका जो क्वथन है, यानी जल जो उबला, जो क्वथनांक है, वो 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। हमने एक जल का नमूना लिया, वो जल उबल किस ताप पे रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि इस जल का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है। पूछा जा रहा है क्या जल शुद्ध है, क्या यह जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा? तो आंसर है ये जल शुद्ध नहीं है, ये जल शुद्ध नहीं है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये शुद्ध जल होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता, लेकिन ये शुद्ध जल नहीं है, ये अशुद्ध जल है। ठीक है, जैसे आप मान लो जल में नमक घोल देंगे तो फिर वो जो पूरा विलयन बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उससे अधिक ताप पर उबलेगा। अच्छा, अशुद्धि मिलाने पर यहां मैं लिख देता हूं अशुद्ध जल। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल के केस में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यहां मैं फ्रीजिंग लिख देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। मतलब अब जो है वो जमेगा। अगर जल जो है अशुद्ध है तो ये जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर नहीं जमेगा, उससे कम ताप ले जाना होगा। तो हम बोलेंगे जल जो है शुद्ध नहीं है, यह 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष ताप पर यानी कमरे के ताप पर एक द्रव के वाष्पन से डैश प्रभाव होता है। तो हम जानते हैं ठंडक, शीतलन प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। कक्ष ताप पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल गैसीय अवस्था में विद्यमान आकर्षण बलों की तुलना में डैश होते हैं। तो कमरे के ताप पर ठोस के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है, गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है उनसे अधिक होते हैं, काफी अधिक होते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कारण वही है वाष्पीकरण। तो हम बोलेंगे वाष्पीकरण की दर जो है अधिक होती है। डैश अवस्था में कणों का विन्यास क्रम क्रमित होता है, यद्यपि डैश अवस्था में कोई क्रम नहीं होता है। तो ठोस अवस्था में कणों का जो विन्यास क्रम होता है, यानी कि अरेंजमेंट जो होता है ठोस अवस्था में, वो क्रमिक होता है ना। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो कण होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, चाहे आप द्रव भी यहाँ पर लिख सकते हो, द्रव और गैस के जो कण होते हैं, जो उनका अरेंजमेंट होता है, कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं है, मतलब कोई क्रम नहीं होता है। तो हमारा आंसर ठोस पहले और तब यहां पर गैस। ठोस अवस्था का डैश अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन डैश कहलाता है। ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। यहां पर द्रव भी होना चाहिए था, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, तो ऑप्शन में जो है द्रव भी होना चाहिए था। तो इसको काटो, यहां पर पहले आप लिखेंगे द्रव और तब जाकर के आप लिखेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है, वाष्पन कहलाती है या फिर वाष्पीकरण कहलाती है। कॉलम ए में दी गई भौतिक राशियों का सही मेल कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रक से कीजिए। देखो दाब है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो ए के साथ 3 जाना चाहिए। ए के साथ 3 देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, बी के साथ 4 जाना चाहिए, बी के साथ 4 है। घनत्व का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो सी के साथ जो है 5 जाना चाहिए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, तो डी के साथ 2 जाना चाहिए। आयतन का एसआई मात्रक जो है मीटर क्यूब होता है, घन मीटर होता है, यानी ई के साथ 1 जाना चाहिए। तो ए हमारा राइट आंसर।
कोई विद्यार्थी बर्फ तथा जल से भरे एक बीकर को गर्म करता है। कोई विद्यार्थी बर्फ तथा जल से भरे बीकर को गर्म करता है। वह बीकर की सामग्री के तापमान को समय के फलन के रूप में मापता है, यानी टेम्परेचर और टाइम के रूप में जो है, टेम्परेचर और टाइम के रूप में, है ना, टेम्परेचर को टाइम के फलन के रूप में, यानी टेम्परेचर समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है उस रूप में मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ परिणाम को सही रूप में दर्शाएगा? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो देखो, हुआ यहां पर यह है कि एक मान लीजिए कि बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, आइस भी है और इस बर्तन में वाटर भी है। आप मान लीजिए कि आपने जो है बर्फ ले रखा था, बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, बर्फ एक बार में सारी थोड़ी पिघलती है, धीरे धीरे पिघलती है, उसमें आपको बर्फ भी दिखती है और पानी भी दिखता है, जल भी दिखता है। तो आपके पास क्या था कि आइस है और वाटर है, आपने क्या किया, हीट करना चालू किया, तो क्या होगा, आपने हीट करना चालू किया, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। समय के हिसाब से क्या होगा, समय के हिसाब से आपको बताना है, तापमान को समय के हिसाब से आपको चेक करना है। आपने टेम्परेचर जो है बढ़ाया है, ठीक है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो क्या होगा यहां पर देखिए, जब आप हीट करेंगे, जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो बर्फ पिघलेगी। अभी बर्फ जो है पिघली नहीं है, और हम लोगों ने क्या देखा कि जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट देते हैं, अगर हम हीट देते हैं तो जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पानी में बदल नहीं जाती है, जो तापमान है वो नहीं बढ़ने वाला है, टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है। तो जब तक ये आइस सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हो जाती है वाटर में, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी हम गर्म करेंगे, हम गर्म करेंगे, यहां पर इसको हटाते हैं, हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब तक ये पूरी की पूरी बर्फ, जैसे मान लो कि हम इस बर्तन को गर्म करना चालू करते हैं तो ये आइस पिघलती, बर्फ पिघलती, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइस का पिघलना, बर्फ का पिघलना अवस्था में परिवर्तन है, और अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ समय तक तापमान नियत, स्टार्टिंग में कुछ समय तक तापमान नियत, यहां पर दिखाया गया है कि तापमान देखो बढ़ता जा रहा है, गलत हो जाएगा। यहां आपको दिखाया जा रहा है कि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सीधा उबल रहा है जल, यहां से स्टार्ट हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के नियत दिखाया गया, ये तो एकदम से गलत है, एकदम से गलत है। अभी जब आपने गर्म करना चालू किया उस समय टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस वाटर सबका, पूरे मिक्सचर का। यहां पर भी देखो 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घट रहा है, इनिशियली टेम्परेचर कितना है, इनिशियली टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनिशियली टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, हम गर्म करेंगे, कुछ समय तक तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल करके जल में नहीं बदल जाती है। एक बार जब जल में सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी ना, उसके बाद अगर आप ऊष्मा देते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तब जाकर के तापमान बढ़ेगा पूरे मिक्सचर का, है ना, तब जाकर के तापमान बढ़ेगा पूरे मिक्सचर का, जहां तक आप बढ़ाना चाहो। समझ में आया आपको? तो इसीलिए डी हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बर्फ तथा जल है इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जब तक कि सारी की सारी बर्फ जल में नहीं बदल जाती है, उस समय तक तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, जल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम गर्म करते रहेंगे, तब जाकर के तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक। और तापमान में जब तक परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो जल है वो जल के फॉर्म में ही रहेगा। एक और सवाल ग्राफ पे आधारित, गर्म जल युक्त एक कांच के पात्र को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर प्रभाग, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, में रखा गया। यदि आप पात्र की अंतर वस्तु के ताप का मापन कर सकें तो निम्नलिखित ग्राफ में से कौन से समय के फलन के साथ ताप में परिवर्तन को सही निरूपित करता है। आपने क्या किया था कि कांच के बर्तन में आपके पास गर्म जल था, कांच के बर्तन में आपके पास गर्म जल था, टेम्परेचर जो है ज्यादा था, ठीक है, आपने उसको डाल दिया फ्रिज में।
तो क्या होगा, आपके पास पानी है, टेम्परेचर इसका कुछ भी मान लो कि मैंने मान लिया कि टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, आपने फ्रिज में डाल दिया, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो क्या ऐसा होगा कि जो ये वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, डायरेक्ट वाटर आइस में तो कन्वर्ट होगा नहीं। सबसे पहले देखो क्या होगा, जो ये वाटर है ये वाटर ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर लगातार गिरेगा, लगातार गिरेगा, लगातार गिरेगा। देखो अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा ना तब तापमान में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले जो गर्म जल है, मान लिया मैंने कि 80 डिग्री सेल्सियस ताप रहा होगा, मान लिया, आपका मन करे 90 मान लो, 95 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने डाल दिया फ्रिज के अंदर जहां का तापमान 0 से कम है, तो ये जल जो है वो जल के रूप में ही रहेगा और इसका टेम्परेचर घटते 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 पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। उसके बाद भी हम उस फ्रिज के अंदर ही इसको डाले रखेंगे तो अब ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट होगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक, तो यहां पर अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। यहां पर देखो अवस्था में परिवर्तन हुआ तो तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, तो वाटर जो है डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अवस्था में परिवर्तन है या तो वो गलनांक पे होता है या फिर क्वथनांक पे होता है। अब ग्राफ देखो, जब आपने गर्म जल को डाला था फ्रिज में उस समय टेम्परेचर ज्यादा था, तो टेम्परेचर ज्यादा है, उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर लगातार गिरा है, टेम्परेचर लगातार गिरा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर आ गया उसके बाद कुछ समय तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहां पर आप जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, यहां पर आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, हीट को निकाल रहे हो। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, -Q लिख दे रहा हूं। ठीक, यहां पर मैंने -Q लिख दिया, राइट। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आप हीट को निकाल रहे हो, है ना, हीट को आप खींच रहे हो। जब आप हीट को खींचेंगे तो क्या होगा, वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी भी अगर आपने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है तो क्या होगा, ये आइस जो है आइस ही रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 0 से अब कम हो जाएगा। ठीक है, जो आइस है वो आइस ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर जो है 0 से कम हो जाएगा। यानी फिर से क्या होगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ताप में परिवर्तन होगा, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तापमान गिरेगा, फिर कुछ समय तक तापमान नियत रहेगा, फिर उसके बाद जब पूरा का पूरा जल जो है बर्फ में बदल जाएगा उसके बाद तापमान फिर से गिरेगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर। पहले टेम्परेचर गिरेगा जल का, गिरते 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 0 पर आएगा, 0 पर आने के बाद वो पूरा का पूरा जो जल है बर्फ में बदलेगा, तब तक तापमान नियत रहेगा। सारा जल बर्फ में बदल जाएगा, उसके बाद तापमान इसका फिर से गिरेगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दिखाया गया कि लगातार जो है टेम्परेचर गिरता रहेगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक, यहां पर बताया गया कि टेम्परेचर लगातार गिरेगा, 0 पर पहुंचेगा, उसके बाद 0 पर ही रह जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, जल जमने के बाद जो है उसका तापमान गिर सकता है ना, तापमान जो गिर सकता है 0 पर थोड़ी अटक जाएगा। यहां पर है कि हम फ्रिज के अंदर डालेंगे, पहले तापमान कम होगा फिर बढ़ेगा, ये तो महागलत है। ए हमारा राइट आंसर। चित्र 1.3 को देखिए तथा सुझाव दीजिए किस पात्र ए, बी, सी अथवा डी में वाष्पन की दर सर्वाधिक होगी। इसमें देखो आप, तो ए वाले ऑप्शन में पात्र है, खुला हुआ बर्तन है और ये सरफेस एरिया भी आपको ज्यादा दिखाया गया है। इस वाले में ये जो सरफेस एरिया है वो छोटा है, खुला हुआ है। इस वाले में पात्र भी बड़ा है, यानी कि जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, खुला हुआ है, ऊपर से हम पंखा भी घुमा रहे हैं, तो इस केस में वाष्पन की दर जो है बढ़ जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और यहां पर जो है हम लोग हवा भी दे रहे हैं, वायु को गति भी दे रहे हैं, तो दोनों ही है जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का काम करेंगे। यहां पर इस वाले केस में देखो, पात्र तो बड़ा है, सरफेस एरिया तो ज्यादा है, लेकिन खुला नहीं है, तो यहां पर वाष्पीकरण की दर जो है वो कम होगी। ठीक है, वाष्पीकरण की दर जो है इस वाले केस में सबसे कम होगी, सबसे अधिक इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें और सबसे कम इसमें। ठोस का वाष्प में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प के ठोस में रूपांतरण को व्यक्त करने वाले पद का नाम क्या है। तो ठोस है, सॉलिड है,
इसका वाष्प में रूपांतरण, वाष्प में रूपांतरण ये कहलाएगा ठोस का सीधा वाष्प में रूपांतरण बिना द्रव अवस्था में आए, ये कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। और वाष्प का बिना द्रव अवस्था में आए ठोस में रूपांतरण ये कहलाएगा निक्षेपण। ठीक है, इसको काट दो, निक्षेपण होगा। मेरे ख्याल से यहां पर हिमीकरण लिखा हुआ था, यानी कि फ्रीजिंग, फ्रीजिंग तो होता है जमना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो यहां पर हिमीकरण नहीं होगा, निक्षेपण होगा। एक और सवाल कहीं पर आया था से रिलेटेड, यहां भी काट दो, निक्षेपण होगा। यहां पर मेरे ख्याल से हिमीकरण लिखा गया, यानी कि फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, जैसे कि जल का जमना बर्फ में, वो फ्रीजिंग है। निक्षेपण होगा, तब जाकर के आंसर सी होगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मैंने अभी आपको बताया, घड़ा मिट्टी का होता है जो जल को वाष्पित करता है। कैसे करता है? तो ये जो घड़ा होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा जहां से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पन के लिए जो गुप्त ऊष्मा चाहिए होती जल से लिया जाता है, जिसके कारण उसका ताप गिर जाता है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में रूपांतरण गलन कहलाता है। सही है, गलन कहलाता है, फिर संगलन कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? तो हम बोल सकते हैं कि ठोस को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेकिन और अच्छे से अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं कि 1 ग्राम या फिर इकाई द्रव्यमान के ठोस को उसके गलनांक पर पिघलाने के लिए या फिर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसी को हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ठोस को द्रव में बदलने हेतु ताप बढ़ाने वाली ऊष्मा नहीं, गुप्त ऊष्मा ताप को नहीं बढ़ाती है, केवल अवस्था में परिवर्तन करवाती है। तो ठोस को बिना ताप बढ़ाए द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं विसरण का उदाहरण है, डिफ्यूजन का उदाहरण है? विसरण क्या होता है? जब पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं, उसी को हम लोग विसरण कहते हैं। तो छींकने पर वायरस का फैलना विसरण का उदाहरण है। केक को सेकने पर उसकी गंध का पूरे घर में फैलना, अगरबत्ती की खुशबू का पूरे घर में फैलना, किचन में कुछ बन रहा है उसकी सुगंध आप तक आती है, सब विसरण के कारण होता है। श्वसन के दौरान जल में घुलित ऑक्सीजन का जलीय प्राणियों द्वारा उपयोग, ये भी क्या है? डिफ्यूजन है। जो श्वसन गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जल में घुलते हैं बाई डिफ्यूजन। सभी उपर्युक्त सभी। अब है निम्नलिखित में से कौन सी घटना है परासरण का उदाहरण है, ऑस्मोसिस का उदाहरण है? तो जो ऑस्मोसिस है वो भी अपने आप में क्या है? डिफ्यूजन ही है। जो परासरण है वो भी अपने आप में विसरण ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जल के विसरण की बात करते हैं। जल के विसरण को ही परासरण कहते हैं। जल के जो कण होते हैं अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, सॉरी उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना? उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जल में रखने पर किशमिश का फूलना, तो किशमिश के अंदर जल प्रवेश करता है परासरण के द्वारा, तो ये उदाहरण है। उसके बाद है नमक के संपर्क में आने पर केंचुए का मरना। तो नमक के संपर्क में जब केंचुआ आता है तो जल जो है केंचुए से बाहर निकल जाता है, जल जो है केंचुए से बाहर निकल जाता है, राइट? क्योंकि जो जल की सांद्रता है वो केंचुए के बाहर जो है वो कम हो जाती है, केंचुए के अंदर अधिक होती है, तो जो जल है वो केंचुए के बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है शक्कर की गाढ़ी चाशनी में रखने पर अंगूर का सिकुड़ना। तो यहाँ अंगूर से जल जो है बाहर निकल जाता है इसी ऑस्मोसिस के जरिए, तो ये भी उदाहरण है। लवण में अचार का परिरक्षण, तो ये भी जो है ऑस्मोसिस का। देखते होंगे अचार भी जो है, जो भी चीज का अचार है वो भी जो है सिकुड़ जाता है क्योंकि पानी जो है वहां से निकल जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो है ऑस्मोसिस के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे ऑस्मोसिस के उदाहरण हैं। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है?
ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि एसीटोन पेट्रोल का जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पन के लिए जो ऊष्मा है वो हमारे हथेली से लिया जाता है। तो एसीटोन वाष्पीकरण से आसपास की ऊष्मा यानी हमारे हथेली से ही ऊष्मा को सोख लेता है। इसीलिए केतली से निकलती भाप का तापमान उबलते हुए जल से अधिक क्यों महसूस होता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है, उबलता हुआ जल है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है, क्योंकि भाप के पास जो है अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसके कारण भाप जो है उसका तापमान उबलते हुए जल से अधिक क्यों महसूस होती नहीं है। भाप का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बस महसूस होती है क्योंकि भाप के पास गुप्त ऊष्मा होती है अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जो संघनन पर निकलती है ना। भाप आपके हथेली से अगर टच हुआ तो भाप जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो उसके पास गुप्त ऊष्मा थी अतिरिक्त वो रिलीज होगी, जिसके कारण आपका हथेली जो है या हाथ जो है वो जलेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह भाप का तापमान जल से अधिक होता है? नहीं, दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो आयनीकृत गैस जिसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस के कण जो है, अभी तक आपने पढ़ा ठोस द्रव गैस में गैस के कण के पास ऊर्जा अधिक होती है। अगर आप उस गैस को और ज्यादा ऊर्जा देंगे ना, तो जो गैस के एटम्स होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी जो गैस है वो चार्ज हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि प्लाज्मा अवस्था में कणों के पास ऊर्जा जो है वो गैस से भी अधिक होती है। तो गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाती है। सूर्य और तारों में जो चमक है ये भी प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो अवस्था है ये लगभग 0 केल्विन पर यानी अत्यधिक कम तापमान पर प्राप्त होता है। इस तापमान को प्राप्त करना भी मुश्किल है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में कुछ बातें जो है दी गई है, वैसे तो हटा दिया गया है अब एनसीईआरटी से इस पूरे बॉक्स को, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, क्या पता यहाँ से प्रश्न पूछ दे। इतनी सी बातें हैं तो याद रख लेते हैं। तो प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण जो है अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। जैसे अगर हम कणों की गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो है प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं उसके पास। तो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जब गैस को हम और ज्यादा ऊर्जा देते हैं तब जाकर के प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी गैस के जो एटम्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, नियॉन बल्ब होता है, इसमें प्लाज्मा होता है। जो नियॉन बल्ब है उसमें नियॉन गैस भरी होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम या फिर कोई और गैस भरी हो सकती है। तो जब इस फ्लोरेसेंट ट्यूब नियॉन बल्ब से हम विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये जो गैस है जो इसके अंदर भरी होती है, चाहे नियॉन गैस चाहे हीलियम गैस, ये आयनीकृत हो जाती है, यानी कि आवेशित हो जाती है। आयनीकृत मतलब एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी जो गैस है वो चार्ज्ड हो जाती है। तो आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। अब ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये चमक है वो किस रंग की यहाँ पर होने वाली है। तो गैस के स्वभाव के अनुसार प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है, जो अभी आपने सवाल देखा था। सूर्य और तारों में चमक का कारण क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था है ना। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। जो सूर्य है, तारे हैं, वहां पर प्लाज्मा अवस्था क्यों प्राप्त होता है? उच्च तापमान के कारण जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। उसके बाद पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 1920 में भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है इसके लिए कुछ कैलकुलेशन की थी, कुछ गणनाएं की थी। इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी, इन गणनाओं के आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे कहा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। बाद में 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस अवस्था को, इस बीईसी अवस्था को, पांचवी अवस्था को प्राप्त किया। और इस अवस्था को प्राप्त करने के कारण 2001 में जो है उन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके नाम जो है ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना। कॉर्नेल है ना, कॉर्नेल है, कैट्रेले है और यहाँ पर वीमैन है। नहीं भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन 3 वैज्ञानिकों को। अमेरिका के ही ये तीनों वैज्ञानिक थे। 2001 में इनको मिला था। कॉर्नेल है, कैटरेल है और वीमैन है। अब देखो इस अवस्था को प्राप्त करना कितना मुश्किल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें से किस अवस्था में कणों के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो प्लाज्मा है। और सबसे कम ऊर्जा किस अवस्था के केस में है, इस BEC के केस में है। देखो यहां पर कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने घनत्व वाली गैस को, जो वायु का घनत्व है उसका आप 1,00,000वां भाग निकाल लो, जो घनत्व आएगा उस घनत्व का जो है आपको लेना है गैस। फिर उसका टेम्परेचर जो है लगभग 0 केल्विन कर देना है। 0 केल्विन तो एग्जैक्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा, लेकिन लगभग 0 केल्विन कर देना है, तब जाकर के BEC बनता है। एक तो आपको गैस बहुत हल्की चाहिए। कितनी हल्की चाहिए, वायु का जो घनत्व है उसके 1,00,000वें घनत्व के बराबर की गैस चाहिए। ऊपर से टेम्परेचर जो है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, लगभग 0 केल्विन है ना, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर के ये अवस्था जो है प्राप्त होती है। तो इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपसे कहा था लगभग 0 केल्विन पर जो कण होते हैं उनकी ऊर्जा जो है वो लगभग 0 हो जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें सबसे अधिक ऊर्जा जो है कण के पास प्लाज्मा अवस्था में है और सबसे कम जो है इस BEC में है। ठीक, तो BEC किस परिस्थिति में बनता है, अत्यधिक कम तापमान, राइट, अत्यधिक कम तापमान लगभग 0 केल्विन। और इस तापमान को प्राप्त करना ही अपने आप में महान काम है। कप की अपेक्षा प्लेट से चाय जल्दी क्यों पी सकते हैं, हम जानते हैं प्लेट में चाय जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि प्लेट में चाय जब होती है तो सरफेस एरिया, जो खुली सरफेस एरिया होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण चाय जो है ठंडी हो जाती है। तो प्लेट चौड़ी होती है, सतह क्षेत्र अधिक होता है, लेकिन इससे क्या होता है, जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती है। ठीक, तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पदार्थ चैप्टर आपका फिनिश होता है। NCERT एग्जाम्पलर आपने कवर कर लिया। NCERT बुक के जो थ्योरी थे वहां से आपने सवाल कर लिए। लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए गए थे उन सारे के भी सवाल जो है आपने कर लिए, राइट। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 समाप्त होता है। इस पूरे सवाल को अच्छे से कवर कीजिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न आएगा इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, राइट। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच।